बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे किसान भाइयों, मैं हूं आपका भाई सनाउल्लाह बलोच। मेरे किसान भाइयों, आज मैं आपके लिए एक इंतहाई मुनफरिद और एक ज़बरदस्त एक आइडिया आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूं। आप सुन के और आप करके और उसका नतीजा हासिल करके आप हैरान रह जाएंगे, आप दंग रह जाएंगे। आप अभी भी वो हो रहे होंगे, सस्पेंस में आ गए होंगे कि ऐसा क्या बात है, ऐसा कौन सा अमल है या ऐसा कौन सा कारनामा है जिसको हम करके हैरान रह जाएंगे, या हमारे पास कोई ज़र मुबादला आ जाएगा, या हमारी माशियत जो है बेहतर हो जाएगी। तो मेरे किसान भाइयों, वो बात क्या है कि आप 1 एकड़ रकबे से, 1 एकड़ ज़मीन से आप गंदम की 120 मन पैदावार कैसे हासिल कर सकते हैं। आप 120 मन का नाम भी सुन के हैरान रह गए होंगे कि 120 मन कैसे हो सकता है। ये हो सकता है, ये पॉसिबल है। वो कैसे पॉसिबल है, ये मैं आपको तफसीलन स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ बताऊंगा, एक एक चीज़ समझाऊंगा और एक एक चीज़ सिखाऊंगा कि आप ये जो चीज़ें हैं इसको आप फॉलो करके आप कैसे 120 मन 1 एकड़ ज़मीन से आप कैसे गंदम की पैदावार हासिल कर सकते हैं। तो नाज़रीन, मेरी भी ख्वाहिश है कि हमारे पाकिस्तान के जो किसान हैं वो खुशहाल हों। हमारे पाकिस्तान के किसान खुशहाल होंगे तो हमारा पाकिस्तान खुशहाल होगा। और किसान की जो खुशहाली है वो है उसकी ज़मीन की पैदावार, उसकी पैदावार बेहतर होगी, उससे मुनाफा हासिल होगा, तो किसान खुशहाल, पाकिस्तान खुशहाल। तो वैसे तो बहुत सारे स्टेप्स भी हैं और सवालात भी ऐसे ऐसे हैं जिनके जवाबात भी हैं। तो शुरू में आपको ये मैं बताता चलूँ कि पहली बात होती है कि ज़मीन की तैयारी। ज़मीन की तैयारी करने से पहले हमें इस चीज़ का पता होना चाहिए कि हमारी जो ज़मीन है जिसके ऊपर हम फसल लगाने जा रहे हैं, आया उसका पीएच का लेवल क्या है। उसके पीएच का लेवल 7.5 या 7.2 से ऊपर है, नीचे है, या 7.5 या 7.2 है। पहले तो उसके पीएच का हमें टेस्ट करवाना होगा। पीएच के टेस्ट करवाने के बाद हमें ये देखना होगा कि अब जिस ज़मीन को हमने पानी देना है ट्यूबवेल से, आया उस ट्यूबवेल के पानी की पीएच का लेवल कितना है। तो ज़मीन के पानी की पीएच, अंडरग्राउंड वाटर की, और जो है आपका ट्यूबवेल का पानी, इसकी पीएच जानना किसी भी फसल को काश्त करने से पहले इंतहाई ज़रूरी है, ताकि हमें पता चल सके कि हम जो है एसिडिक फर्टिलाइज़र अप्लाई करें या बेसिक फर्टिलाइज़र अप्लाई करें। तो ज़मीन की पीएच ये पहला जुज़ हो गया। दूसरी बात ये है नाजरीन कि जैसे ही हम कोई फसल लगा रहे हैं, गंदम, अगर हम एक मुनाफा बख्श गंदम हासिल करना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि ऐसी क्रॉप रोटेशन करें हम कि एक सीज़न में हम जो है उस ज़मीन के ऊपर हम लोसन उगाएं, 1-2 साल छोड़ के हम उसके ऊपर बरसीन उगाएं, या हम क्या करें उसके ऊपर जंतर उगाएं। तो ये 3-4 जो फसलें हैं ये उगाने से, इसकी क्रॉप रोटेशन से जो क्या है, हमारी ज़मीन की जो ज़रखेज़ी है, जो फर्टिलिटी रेट है, वो इंक्रीज़ हो जाता है। ज़ाहिर बात है कि जब फर्टिलिटी रेट इंक्रीज़ होगा, ज़मीन की पैदावारी सलाहियत इंक्रीज़ होगी, तो हमारी जो है फसल की पैदावार भी ज़्यादा होगी। तो ये क्रॉप रोटेशन इस टाइप की होनी चाहिए कि जो ऑर्गेनिक मैटर है, जैसे बरसीम से ऑर्गेनिक मैटर हासिल होता है, लूसन से, जंतर से, ये ऑर्गेनिक मैटर की एडिशन हमारी ज़मीन के अंदर, ये उसकी पैदावारी सलाहियत को दुगना चुगना कर देती है। तो इसके साथ साथ नाजरीन, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि अगर हम सोचते हैं कि हम ब्रॉडकास्ट करेंगे तो क्या है, हमारी पैदावार जो है ज़्यादा आएगी, प्रोडक्शन जो है ज़्यादा आएगी, वीट की, गंदम की प्रोडक्शन। अगर हम ड्रिल करेंगे तो उसका क्या है, दरमियानी फासला आ जाता है ड्रिल में, कोई 6 इंच का या 3 इंच 4 इंच का दरमियानी फासला आ जाता है, जिसकी वजह से क्या है, हमारी जो है प्रोडक्शन कम हो जाती है, पौधों की तादाद कम होती है तो प्रोडक्शन भी कम हो जाती है। तो नाजरीन, ऐसा हरगिज़ नहीं है। मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं है।
आपने जब ब्रॉडकास्ट किया है, आपने छठा मेथड इस्तेमाल किया है गंदम का, उसमें ये है कि अब आपने ब्रॉडकास्ट कर दिया, ऊपर आपने प्लैंकर या आपने रोटावेटर चला दिया, तो कुछ दाने ऐसे होते हैं बीज के, वो ज़मीन की सरफेस के ऊपर रह जाते हैं, मिट्टी के ऊपर आ जाते हैं। अब उनको मीडिया मिलेगा नहीं, उसको सॉयल इन कंटैक्ट होगी नहीं, उसके सॉयल उसके ऊपर आएगी नहीं, तो वो कैसे ग्रो करेगा, कैसे जर्मिनेट करेगा। उसको नतीजतन क्या होता है कि परिंदे क्या हैं उसको उठा के ले जाते हैं। ये क्या हो गया, डिसएडवांटेज हो गया ब्रॉडकास्टिंग का। और दूसरा इसका मेन डिसएडवांटेज क्या है, वो ये है नाजरीन कि जैसे ही आप छठा मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं रोटावेटर के दौरान या प्लैंकर के दौरान, कुछ सीड ऐसे होते हैं जो इसकी स्टैंडर्ड डेप्थ है ना सीड की, सोइंग की, उससे भी नीचे चले जाते हैं। तो वो क्या होता है, वो सीड उसी नीचे ज़्यादा नीचे जाने की वजह से मर जाता है। अब इसकी भी परसेंटेज है और जो सीड ऊपर रह जाता है उसकी भी एक परसेंटेज है। इन दोनों को अगर मिलाएं तो इस चीज़ की जर्मिनेशन, और अगर ड्रिल मेथड की जर्मिनेशन को मिलाएं तो ड्रिल मेथड जो है ज़्यादा फ़ायदेमंद है, उसकी पैदावारी सलाहियत ज़्यादा है और उसकी पौधों की तादाद जो है वो ज़्यादा है। अब आपको बताऊं ड्रिल की कैसे ज़्यादा है। नाजरीन, ड्रिल जो है आपने जो है उसको एक फ़िक्स कर लिया है कि इस डेप्थ तक वो जाएगा, और हमने सीड रेट जो है वो भी फिक्स कर लिया है कि ये इतना सीड जो है ये एक ही रोटेशन में ये इतना सीड जो है डालेगा उसके अंदर। तो एक तो उसकी डेप्थ जो है कांस्टेंट है, दूसरा उसका सीड रेट कांस्टेंट है। तो आप मुझे बताएं कि वो कैसे ऊपर रह जाएगा या नीचे चला जाएगा। और दूसरी बात ये कि ये ड्रिल मेथड के ज़रिए हम वीड की मैनेजमेंट जो है हम इजीली कर सकते हैं। अब ब्रॉडकास्टिंग में हम वीड की मैनेजमेंट करने में काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज़ आती हैं। मैनुअल मेथड में अगर करें तो वो बड़ी डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, मतलब अगर द्रांति के साथ बंदे निकाल रहे हैं उसके अंदर से, तो एक वीड को निकाल रहे हैं और पौधे को वो क्या है अपने पाँव के नीचे दे रहे हैं, तो पौधा मर जाता है। तो एक ये इसका है एडवांटेज। दूसरी बात ये है कि जब आप ड्रिल मेथड के ज़रिए आप सोइंग करते हैं तो पौधों का जो दरमियान में कंपटीशन होता है ना, न्यूट्रिएंट हासिल करने का जो कंपटीशन होता है वो कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि रो टू रो डिस्टेंस आ जाता है। तो क्या है, हर पौधा जो है अपनी सलाहियत के मुताबिक इक्वली वो क्या है न्यूट्रिएंट्स जो है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हों या मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हों, वो हासिल करता है और अपनी पैदावार को बढ़ाता है। तो ये हो गया सोइंग मेथड। इसके अलावा बड़ी बात जो है वो है सीड। आया कि आपकी सीड सिलेक्शन कैसी है, सीड कैसा है, आया कि वो सीड जो है उसमें कोई सीड बॉर्न डिजीज़ है या सीड जो है धड़े का लगा हुआ है कि उसमें ऑलरेडी ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा है कि वो उसमें फंगस ग्रो कर गई है। तो सीड की सिलेक्शन जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है किसी भी क्रॉप को उगाने के लिए। तो हमेशा नाजरीन सर्टिफाइड सीड लेना चाहिए, ऐसा सीड जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से अप्रूव्ड हो। सर्टिफाइड सीड से ही आप अच्छी पैदावार हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा जो मैं आपको बात बताता चलूँ, 19 की दहाई में ऐसा हुआ था कि एक वैरायटी थी यकोरा रोजा। वो ऐसी वैरायटी थी जो 100 प्लस जो है उसने पर एकड़ के हिसाब से पैदावार दी है वीट के अंदर। लेकिन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने को ये एक थ्रेट दिया गया था कि इस वैरायटी के ऊपर जो है रस्ट का अटैक जो है बढ़ गया है, जिसकी वजह से ये वैरायटी जो है पाकिस्तान में बैंड हो चुकी थी। तो इसके साथ साथ जितनी भी वैरायटीज़ हैं पाकिस्तान में वो 70 to 80 kg जो है 70 to 80 जो है मन पर एकड़ के हिसाब से ये नॉर्मली दे रही हैं अगर उसकी अच्छी मैनेजमेंट की जाए। तो इसके साथ साथ नाजरीन मैं आपको बताता चलूँ कि आप बेसल फर्टिलाइज़र जो अप्लाई करते हैं, आपने जनाब सोइंग कर रहे हैं, आप ब्रॉडकास्टिंग कर रहे हैं या ड्रिल कर रहे हैं, उसके साथ साथ आप क्या करते हैं, डीएपी और यूरिया को मिक्स करके आप छट्टा करते हैं या ड्रिल कर देते हैं कि ये बेसल फर्टिलाइज़र है, ये क्या है उसकी ग्रोथ को अच्छा करता है और जल्दी ग्रो करने में, जर्मिनेशन करने में ये हेल्प आउट करता है। तो नाजरीन मैं आपको बताता चलूँ कि यूरिया की बेसल फर्टिलाइज़र में कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? जब आप डीएपी अप्लाई कर रहे हैं तो डीएपी में ऑलरेडी 18% जो है नाइट्रोजन है और 46% उसमें फास्फोरस है। तो इनिशियली जो पौधे को नाइट्रोजन की है वो थोड़ी मिकदार ज़रूरत होती है, तो वो थोड़ी मिकदार वो डीएपी पूरी कर रही है पौधे की।
तो आपको तो नाइट्रोजन मतलब यूरिया आपको अप्लाई करने का तो पैसा आप वेस्ट कर रहे हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए आप सिर्फ यूरिया अपना डीएपी इस्तेमाल करें, और डीएपी के साथ साथ अगर आपकी जेब इजाज़त देती है तो आप उसके साथ एसओपी भी मिला के आप बेसल फर्टिलाइज़र के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि जो है हमारी ग्रोथ जो है प्लांट की वो जल्द अज जल्द हो सके और अच्छी ग्रोथ हो सके। नाजरीन, आपको एक और बात बताता चलूँ, सुनने में आता है कि आप माइक्रो न्यूट्रिएंट्स अप्लाई करें, इसकी जो है आपकी पीएच मेंटेन होती है, ये होती है, वो होती है। तो अब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे हैं फास्फोरिक एसिड है, आप 10 kg पर एकड़ के हिसाब से फास्फोरिक एसिड अप्लाई कर सकते हैं। ये क्या है, ज़मीन की पीएच को है मेंटेन करता है। जब आपकी ज़मीन की पीएच जो है मेंटेन हो जाती है 7.5 to 7.2 इसी रेंज में रहती है, तो क्या है आपके पौधे की जो पैदावारी सलाहियत होती है और आपकी ज़मीन की जो ज़रखेज़ी होती है, पैदावारी सलाहियत होती है, वो बढ़ जाती है। इसके साथ साथ नाजरीन, ह्यूमिक एसिड भी ज़मीन की पीएच को मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब आपकी ज़मीन की पीएच मेंटेन हो जाएगी तो आपकी फसल जो है अल्टीमेटली एक अच्छी पैदावार देने में कामयाब हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि आप जो है एक्सेसिव यूज़ करते हैं नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र का, ठीक है, आप एक्सेसिव यूज़ ना करें, यूज़ कर सकते हैं नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र इस हद तक कि जो है हमारी फसल जो है सरसब्ज रहे, शादाब रहे, और उसके साथ साथ जो है इसकी ग्रोथ है, जो इसकी जो ग्रोथ है मतलब फसल का जो कद है वो भी एक अपनी जो है ऑप्टिमम पोजीशन हासिल कर सके। अगर आप एक्सेसिव यूज़ ऑफ नाइट्रोजन करेंगे तो ये क्या है, क्रॉप लॉजिंग, क्रॉप अब खड़ी खड़ी फसल आप देख रहे हो तो आप नाइट्रोजन ठोक रहे हैं, उसको दे रहे हैं, तो होता ये आप खुश होते हैं कि हमारी जो फसल है वो इतनी बड़ी हो गई है, 4 फुट हो गई है, 5 फुट हो गई है। तो ज़रा सी जैसे क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज होती है तो ज़रा से आंधी आ गई, उसके साथ बारिश आ गई और सारी क्रॉप आपकी गिर गई, तो ये तो इंतहाई नुकसान है, इससे तो कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। तो नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र जो हैं ये आप ऑप्टिमम मिकदार में इस्तेमाल करें। एक्सेसिव जो इसकी अमाउंट है वो क्या है, बेनिफिशियल नहीं है आपकी फसल के लिए। तो नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र का जो बेस्ट तरीका है, अब क्रॉप आपकी ग्रो हो गई है तो उसकी जो पहली जो नाइट्रोजनस अप्लाई है वो आप क्या करें, फर्टिगेट करें उसको। पानी के अंदर पानी का टैंक लें 100 लीटर का, उसके अंदर आपको एक पर एकड़ के हिसाब से आप उसमें मिक्स करके महलूल बना के जैसे ही आप पानी देते हैं उसके अंदर उसको शामिल कर दें। तो फर्टिगेशन जो है ये एक ज़बरदस्त मेथड है नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र अप्लाई करने का। अब आपको बताऊं ये क्यों ज़बरदस्त मेथड है। आप सोच रहे होंगे कि हम ऐसे छट्टे के ज़रिए भी हम इजीली कर सकते हैं। नाज़रीन, छट्टे के ज़रिए कर सकते हैं। जब आप गीली ज़मीन में आप छट्टे के ज़रिए आप करेंगे नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र अप्लाई, तो उसमें ये है कि नाइट्रोजन जो है सूरज की रोशनी की वजह से वो गैस बन के बाहर निकल जाती है, तो वो तो आपके पौधे को ना लगी। जब आप उसको पानी के अंदर मिक्स करके डालेंगे, पानी के अंदर जब आप उसको मिक्स करके अंदर देंगे अपना फर्टिगेशन के थ्रू, तो वो क्या डायरेक्ट आपके पौधे को मिलेगा वो नाइट्रोजन। अब इसके साथ साथ मोस्टली ये होता है, सुनने में आता है कि आप जो है प्री इमरजेंस हर्बिसाइड यूज़ करते हैं, वो जो है कार्सिनोजेनिक है। और दूसरी बात ये है कि प्री इमरजेंस जो हर्बिसाइड है वो क्या करता है, पौधे की जो ग्रोथ है उसको रिटार्ड कर देता है, पौधे की जो ग्रोथ है उसको हार्डन्ड कर देता है, कि ऐसा करता है कि पौधे की ग्रोथ जो है लेट हो जाती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप वीट लगाएं, आप उसी दिन अगर स्प्रे करें या एक दिन बाद स्प्रे करें तो इसका जो असर है विद इन दी 7 डेज़ ख़त्म हो जाता है, और आपकी जो वीट है वो 5 से 7 दिन के बाद जो है उसकी जर्मिनेशन होती है। तो उस दौरान तो ये उसका असर भी नहीं होता। तो ये प्री इमरजेंस जो हर्बिसाइड है, ऐसा वैसा जो आपका ख्याल है वैसा कुछ भी नहीं है, ये बेनिफिशियल है। इसके साथ साथ नाजरीन, आप जो है अपने वीट की फसल की खूबसूरती, सरसब्ज शादाब और उसको लहराता हुआ अगर देखना चाहते हैं तो क्या है, 5 दिन बाद 10 दिन बाद आप क्या है 100 लीटर के टैंक में 2 केजी जो है यूरिया आप उसका महलूल बना के फुल ईयर अप्लाई भी कर सकते हैं, और उसकी ये एक टॉनिक के तौर पर इस्तेमाल होता है।
इसका फ़ायदा ये है कि आप की जो फसल है वो सरसब्ज और शादाब रहेगी। और क्वेश्चन सुनने में ये आते हैं कि आप आयरन क्यों यूज़ करवाते हैं, सल्फ़र क्यों, कॉपर क्यों, जिंक, ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं ये क्यों इस्तेमाल करवाते हैं वीट के अंदर। नाजरीन, जब ये केमिकल, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है आप अप्लाई करते हैं वीट के अंदर, जब ये वीट फिर हमें हासिल होती है, प्रोडक्शन होती है, तो इस वीट को कहते हैं फोर्टिफाइड वीट। फोर्टिफाइड वीट इसको क्यों कहते हैं, वो इसलिए कहते हैं कि इसके अंदर जो है रिच कंटेंट पाए जाते हैं, किसके, कॉपर के, आयरन के, जिंक के, मैग्नीशियम के। अब आयरन की मैं आपको बात बताता चलूँ, जैसे बच्चों के अंदर थैलीसीमिया की बीमारी आती है या एबनॉर्मलिटी आती है कि किसी का जो है उज़ू जो है वो एबनॉर्मल हो जाता है, तो ये आयरन वीट के अंदर ये उस चीज़ की जो कमी है, थैलीसीमिया की बीमारी है, वो उसको ख़त्म करता है। तो ये सारी जो स्ट्रेटजीज़ हैं इनको आप फॉलो करके एक अच्छी और हैंडसम जो है पैदावार आप हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा आपको मज़ीद हमसे कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन ज़रूर पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ हमारी वीडियो जो है आपके लिए एक मालूमाती और मुफीद साबित होगी। अभी तक आप लोगों ने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आपको जल्द अज जल्द मौसूल हो सके। वस्सलाम।